दूरदर्शन हिसार के सभी दर्शकों को रामफल भाई की राम राम। भाइयों, आज एक परिचर्चा करेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, परंपरागत कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और टिड्डी दल से बचाव। इसमें भाग लेने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रताप सिंह सब्रवाल। आप उप निदेशक हैं कृषि एवं किसान कल्याण विभाग भिवानी में, और प्रगतिशील किसान हैं डॉक्टर श्रीमती संजीव कुमारी। तो सब्रवाल जी, ये जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, ये किसानों के लिए कितनी लाभकारी है, इसके बारे में बताइए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हमारे हरियाणा के किसानों के लिए ही नहीं, सिर्फ भारत के किसानों के लिए भी एक नायाब तोहफा है। इस फसल बीमा योजना में किसानों को 4 तरीके से बेनिफिट मिलेगा अगर उसकी फसल खराब हो जाती है किसी भी अवस्था में। जैसे अगर शुरुआत में किसान बिजाई करना चाहता है और किसी कारणवश बिजाई नहीं कर पाता है, ऐसी अवस्था में भी उसका बीमा उसको मिलेगा। जैसे एक गांव में अगर 75% एरिया बिना बिजाई के रह जाता है तो उसके लिए 3 आदमियों की कमेटी जाएगी। उसमें उप निदेशक कृषि, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और वो कंपनी का आदमी, ये 3 आदमी जाके उस गांव का आकलन करेंगे। अगर वहाँ पाया 75% से ज़्यादा बगैर बोया वो क्षेत्र बच जाता है तो ऐसी अवस्था में जो बीमित किसान हैं उनको 25% तुरंत प्रभाव से क्लेम मिल जाएगा। दूसरी अवस्था आती है, किसान ने फसल की बिजाई तो कर दी लेकिन उसके बाद फसल वो खड़ी है खेत में, उस दौरान अगर कोई आपदा आ जाती है, जैसे ओले पड़ना, पानी भरना, इस तरह की अगर आपदा आती है या चट्टान खिसकना, तो उसी अवस्था में जो नुकसान हुआ है, जिस खेत में नुकसान हुआ है, जिस किसान को नुकसान हुआ है, उसमें भी 3 आदमियों की कमेटी जाएगी। लेकिन इस कमेटी में इस टाइम ब्लॉक खंड कृषि अधिकारी, किसान स्वयं और कंपनी का नुमाइंदा, तीनों आदमी जाएंगे। अगर खड़ी फसल में 80% नुकसान है तो उसको बीमा 80% मिलेगा, अगर 60% है तो 60% मिलेगा। वो आकलन करेंगे, आकलन करने के बाद वो तुरंत प्रभाव से कृषि विभाग के पास सबमिट कर देंगे अपनी रिपोर्ट, और कृषि विभाग ऊपर डायरेक्ट एग्रीकल्चर को भेजेगा, फिर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भेजेंगे और जो क्लेम है वो किसान को तुरंत मिल जाएगा। तीसरी अवस्था है, किसान ने खड़ी फसल थी, उसमें भी किसान को कुछ न कुछ फ़ायदा मिलेगा। उसके बाद पड़ी फसल, जिसको मैं कहूँगा, यानी कटाई के बाद फसल बहुत अच्छी होगी किसान की, लेकिन उसने काट ली, काटने के बाद अगर कोई आपदा आती है, ऐसी अवस्था में 14 दिन तक, फसल कटाई के 14 दिन तक अगर किसान की फसल को कोई नुकसान हो जाता है, जैसे ओला पड़ना, जैसे पानी भरना, चट्टान खिसकना, इस तरह की अगर कोई आपदा से पड़ी फसल में कटाई के बाद अगर कोई नुकसान हो जाता है 14 दिन में, ऐसी अवस्था में वही 3 आदमियों की कमेटी जाएगी, जिसमें खंड कृषि अधिकारी होगा और एक किसान स्वयं होगा जिसके नुकसान हुआ है, तीसरा कंपनी का नुमाइंदा होगा। तो जो भी आकलन करेगी कमेटी, उसी कमेटी के आकलन के अनुसार किसान को अनुदान मिलेगा तुरंत प्रभाव से। और सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण इस फसल बीमा योजना का जो चौथा आयाम है, जो चौथा कंपोनेंट है, उसको हम लोग कहते हैं गारंटीड बीमा योजना। यानी अगर मान लीजिए एक किसान ने बिजाई कर दी, खड़ी होगी, फिर काट ली, काटने के बाद जब उसकी पैदावार पिछले सालों के मुकाबले में अगर कम आती है, तो ऐसी अवस्था में उसका जो जितनी कम हुई है उसका बीमा हर बीमित किसान को मिलेगा। इसलिए इसको कहते हैं गारंटीड बीमा योजना, फसल बीमा योजना का चौथा आयाम। इसको क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट होते हैं, फसल परीक्षण प्रयोग किए जाते हैं। एक फसल पर 4 प्रयोग होते हैं उस गांव में। जैसे 4 फसल बोई हैं तो 16 परीक्षण होंगे। उसकी जो एवरेज पैदावार आएगी वो पिछले सालों के कंपैरिजन में देखेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, फिर हम उसको भेजेंगे। तो ऐसी अवस्था में मैंने खुद ने मेरे भिवानी ज़िले में मैंने जब किसानों की बीमा योजना को जब आकलन किया है, रिव्यू किया है अधिकारियों के साथ, और पिछले सालों हमारे किसानों को अभी पिछले सीज़न में 110 करोड़ रुपए उनको मुआवजा मिला है।
तो मैं यहाँ ये जताना चाहूँगा किसान भाइयों को, ये कहना चाहूँगा कि ये एक इतनी बढ़िया योजना है हमारी भारत सरकार की, इसका हर कोई फ़ायदा उठाए। अब थोड़ी सी चेंज हुई है इसमें, अभी इस सीज़न से वो ये चेंज हुआ है, अगर कोई किसान भाई बीमा नहीं करवाना चाहता, उसने 31 जुलाई से एक हफ्ता पहले और 31 दिसंबर से एक हफ्ता पहले बैंक को लिखित में देना पड़ेगा कि मैं बीमा नहीं करवाना चाहता, तो उसका बीमा की जो राशि है, प्रीमियम है, वो कटेगा नहीं। तो मेरा तो यही अनुरोध है सभी किसान भाइयों से कि हर किसान भाई इस बीमा योजना का भरपूर फ़ायदा उठाए। इसमें सब्रवाल साहब एक बात की जानकारी चाहेंगे कि पहले जो किसानों का थोड़ा सा मन में ख्याल था कि भाई ये तो पूरे ब्लॉक स्तर की औसतन पैदावार लेके और तब बीमा मिलेगा, लेकिन क्या अब इकाई में कुछ बदलाव किया है? जी रामफल भाई, आपने बहुत ही वाजिब सवाल उठाया है। तो ये पहले एक मैं बताना चाहता हूँ इसकी बैकग्राउंड में जाके, जो शुरू में 2005 में जब कोई बीमा शुरू हुआ था तो हमारी किसी भी कंपनी ने बीमा किसानों का करने से मना कर दिया था। उसके बाद पार्लियामेंट में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पास किया एक कानून कि हम एक नई कंपनी खड़ी कर देते हैं जिसका नाम दिया गया एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो उस कंपनी का 1000 करोड़ रुपए का कॉर्पस फंड बनाया गया ताकि किसानों का मुआवजा उनको समय पे मिल पाए, उनका क्लेम मिल पाए, उनकी किसानों की किसी भी नुकसान की भरपाई कुछ न कुछ हो सके। लेकिन वो शुरुआती दौर था, उस दौरान बहुत सी दिक्कतें ये आई थी क्योंकि उस टाइम होता था एक ब्लॉक यूनिट होती थी, तो उसमें किसानों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। उसके बाद समय के साथ साथ जैसे ही ज़रूरतें हुई तो इसमें बदलाव होते आए। उसके बाद ब्लॉक को 2 भागों में बांटा गया, तब भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ। तो अब जो 2016 में प्रधानमंत्री की फसल बीमा योजना जो आई है, इसमें एक गांव और एक खेत को यूनिट बनाया गया है, तो इसलिए हर किसान को भी मिलेगा और उस गांव के पूरे किसानों को बीमित को भी मिलेगा। ये इसका बहुत ही बढ़िया इसका है जी। इसमें दूसरी बात आती है कि आज हम देखते हैं कि फल और सब्जियां या अनाज जो भी हम खाते हैं उसमें कहीं ना कहीं विषय है, कहीं ना कहीं जहर है उसमें। हम इतनी अंधाधुंध प्रयोग करने लगे कीटनाशी कि हमारी सेहत को प्रभाव कर रहे हो। इसमें जो परंपरागत हमारा कृषि थी उसकी तरफ अगर जाएं तो संजीव कुमार जी आपसे विचार चाहेंगे कि जो परंपरागत कृषि विकास योजना है वो किस तरह से आप अपनाते हैं और क्या आप इसमें कर पाते हैं, इसके बारे में बताइए। रामफल भाई, जैसे ये है कि हम इतना जहर डाल रहे हैं, इतना रसायन डाल रहे हैं, उसके लिए जैसे परंपरागत कृषि विकास योजना सरकार ने बनाई है, उसमें 2 उसके भाग हैं। एक तो प्रमाणीकरण के लिए एक गांव चुना जाता है और फिर प्रमाणीकरण तक की सारी क्रिया की जाती है। उसमें 50 किसानों का ग्रुप लिया जाता है। एक गांव में से 50 हो सकते हैं, एक किसान का 1 किला हो सकता है या 1 हेक्टेयर हो सकता है। तो 50 किसानों का ग्रुप बना के उनको सारी चीज़ें ए से लेके जेड तक जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी इस योजना के तहत होती है। सबसे पहले किसान को चुना जाता है, उसके खेत का रजिस्ट्रेशन किया जाता है, उसके बाद उनको विज़िट करवाई जाती है जो पहले से किसान कर रहे हैं। विज़िट करवाने के बाद उनको तरीका बताया जाता है कि किस तरीके से करना है, उनको आदानों के लिए पैसे भी दिए जाते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात इस योजना में ये है कि पैसे के अलावा उनको आदान दिया जाता है। जैसे गाय के गोबर गौमूत्र से अगर कोई हमें आदान बनाना है या हरा चारा के लिए जो हरी खाद हमें बनानी है, उस हरी खाद के लिए जो ढैंचा या मूंग या कुछ भी है उसका बीज दिया जाएगा। सीधा किसानों को पैसा न दे के सीधा किसानों को चीज़ें उपलब्ध करवाई जाती हैं, तो कहीं कोई मिसमैनेजमेंट होने का कोई चांस नहीं होता है। दूसरा, उसके खेत को लगातार जांच किया जाता है, उसकी मिट्टी की जांच की जाती है। पहले उसके खेत में कितना विष था, बाद में धीरे धीरे कितना कम हो गया, वो सब किया जाता है। और साथ ही साथ उसके खेत का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है और 3 साल तक ये क्रिया चलती है। हर साल उसके खेत की मिट्टी में जांचते हैं कि अभी कितना रेजिड्यू बच गया है, कितना पहले वाले जो खाद हमने रसायन डाला हुआ है वो कितना बच गया है। तो इस तरह से किसानों का
पीजीएस एक हमारे भारत सरकार की स्कीम है, पीजीएस सर्टिफिकेशन, उसके तहत किसानों के खेत का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। प्रमाणीकरण करने के बाद एक कस्टम हायरिंग सेंटर भी उसमें बनाया जाता है। कस्टम हायरिंग सेंटर में किसान जो जैविक उत्पाद बना रहे हैं उन जैविक उत्पादों को बेचने की सुविधा उसमें दी जाती है। अच्छा, अभी सरकार ने ऑनलाइन सिस्टम भी शुरू कर दिया है। जो भी किसान रजिस्टर हुए हैं पीजीएस में, वो ऑनलाइन अपने खेत में उसने क्या क्या फसल उगाई है, कौन सी फल है, कौन सी सब्जी है, तो जो कस्टमर ऑनलाइन देख के वहाँ से खेत में से आके भी उसको ले सकते हैं। तो आपने क्या अपने खुद के खेत पे पारंपरिक कृषि कभी की है? हाँ सर, मैं 2012-13 से कर रही हूँ। उसमें मैं गाय के गोबर और गौमूत्र का बना हुआ घोल उसमें डालती हूँ, उसको जीवामृत कहते हैं। उसके बाद एक वेस्ट डिकम्पोजर जो भारत सरकार का प्रोडक्ट है वो मैं उसमें प्रयोग कर रही हूँ। लगातार प्रयोग करते रहने से मेरे खेत में इतने केचुए हैं, अभी बहुत लंबे समय से मैं कोई भी खाद बाहर से नहीं डाल रही हूँ। मैं वेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग कर रही हूँ और साथ साथ जो गाय के गोबर गौमूत्र का घोल है उसमें बेसन और गुड़ मिला के डालते हैं वो डाल रही हूँ। दूसरा, साथ में मिक्सिंग भी मैं फसलों की करती हूँ कि फसलें मिक्स करने से मुझे कम खाद डालने की या जो स्प्रे करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे कवर क्रॉप की मैं बात करती हूँ कि बाहर जैसे कुछ हल्की फसलें हैं वो लगा दी जाती हैं, जैसे ही कोई बाहर से कीड़ा आ रहा है तो वो उस फसल पे आ जाएगा, हमें अलग से पहचान में आ जाएगा। हमारी पूरी फसल में जाने से पहले ही हम उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, उसको पहचान लेते हैं और पूरी फसल में जाने नहीं देते हैं। एक जो किसानों की शंका रहती है भाई इससे पैदावार में बहुत कमी आती है और भाव उतने अच्छे नहीं मिलते, क्योंकि खरीदने वाले को तो घिया खरीदनी है, घिया की सब्जी खाने से मतलब है ज़्यादातर लोगों को। हालांकि अब समझ में आने लगी है कि भाई घिया में क्या अंतर है। एक जो हम पारंपरिक चीज़ लेते हैं या जैविक कृषि वाली चीज़ लेते हैं उसके स्वाद में, उसके गुणों में और हमारी सेहत के लिए कितनी अच्छी अंतर है। तो ये क्या आप समझते पैदावार पूरी मिल जाती है आपको? देखिए, जैसे अगर हम बात करते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, जैसे पौधा है एक तो उसका साइज़ बढ़ता है। जैसे फल और सब्जियों की अगर हम बात करते हैं तो उसमें साइज़ पे डिपेंड करता है कि सब्जी का साइज़ कितना हो रहा है या फल का साइज़ कितना हो रहा है। तो हम जैसे शुरुआत में कर रहे हैं उसमें इतना अंतर नहीं आता, क्योंकि जैसे ही हमको जैविक मिल रहा है उसमें दो चीज़ें हैं। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा जो मिसमैनेजमेंट की बात है, मिसअंडरस्टैंडिंग की बात है, वो ये है कि जैविक खेती में पैदावार कम हो रही है। उसके लिए मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हम अगर प्रॉपर जैविक खेती की बात करते हैं तो उसमें देसी बीजों का प्रयोग ही करना चाहिए। हाइब्रिड जो बीज हैं उनका प्रयोग वर्जित है। हाइब्रिड के लिए हमें ज़्यादा खाद पानी देने की ज़रूरत रहती है, देसी में हमें कम खाद पानी देने की ज़रूरत रहती है। अगर हम जैविक खेती करते हुए हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करते हैं तो कुछ पैदावार में फ़र्क आता है, लेकिन अगर हम देसी बीजों का प्रयोग करते हैं जैविक खेती की प्रॉपर जो डेफिनेशन के तहत तो कोई अंतर नहीं आता, कोई पैदावार में कमी नहीं होती। अब हमारी जो तीसरी बहुत प्रमुख योजना है वो है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। सब्रवाल जी, आपसे जानकारी चाहेंगे ये योजना क्या है? मैं इससे पहले परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में दो शब्द कहना चाहूँगा। जी। ये जो परंपरागत कृषि विकास योजना है ये मुख्यतः ज़मीन की सेहत को सुधारने की योजना है सरकार की, भारत सरकार की, हरियाणा सरकार की। हमारी ज़मीन इतनी जहरीली हो चुकी है, इतनी अफीमची हो चुकी है कि अगर हम खाद नहीं डालेंगे, केमिकल रासायनिक खाद नहीं डालेंगे तो उसमें कुछ पैदावार नहीं होती। जो आपने एक सवाल किया था रामफल भाई कि उसमें पैदावार में कितना फ़र्क पड़ता है, मैंने कहीं पढ़ा था कि पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक फील्ड उन्होंने लिया, एक में तो उसने रासायनिक फर्टिलाइज़र यूज़ करते हुए खेती की, दूसरी उसने ऑर्गेनिक फार्मिंग की। उसका रिजल्ट देखा उसने तो उसमें उसको पहले साल जब रासायनिक की उसमें उसको 45 क्विंटल एक हेक्टेयर में उसने गेहूं निकाले, और जो जहर मुक्त खेती थी, जो जैविक खेती थी, उसमें पैदावार आई उसकी 25 क्विंटल। तो ये पहले साल बहुत डिफरेंस था। दूसरे साल जब उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया उसी ज़मीन पर और उसी कोई बिना कोई चेंज करते हुए, उसमें उसने रासायनिक खाद डाले, दूसरे में जैविक खाद डाला, केंचुए की खाद डाली, हरी खाद डाली, गोबर की खाद डाली, जो भी जैविक इसके कंपोनेंट्स थे वो सभी उसने यूज़ किए। दूसरे साल जब उसने ईल्ड ली, पैदावार ली,
उसमें उसने वही उसके 47 क्विंटल आए जहर वाली खेती में, और जो जहर रहित वाली खेती जिसको ऑर्गेनिक खेती कहते हैं, जिसको जैविक खेती कहते हैं, उसमें आया उसका 40 क्विंटल। मात्र 7 क्विंटल का 2 साल में फ़र्क पड़ा। तीसरे साल फिर उसने सेम एक्सपेरिमेंट किया, उस साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिक ने, तब तीसरे साल में उसकी पैदावार में 1 या 2 क्विंटल का मात्र डिफरेंस था, अंतर था। मैं यहाँ ये जताना चाहता हूँ कि उस जहर को ख़त्म करने के लिए हमारी खेती में 3 साल लग गए हैं। तो इसीलिए जो इसकी हमारी जो सेहत के साथ खिलवाड़ होता है इस मृदा की, वो बहुत ही गलत है। और इसमें जो मैं बताना चाहूँगा एक और, इसमें पंचगव्य एक जो इसका कंपोनेंट है, पंचगव्य है गाय का गोबर 10 किलो, 2 किलो गाय का पेशाब, गाय का दूध, गाय की दही और गाय का घी, और प्लस इसमें गुड़ डाल के इसको फर्मेंट करते हैं। ये एक फर्टिलाइज़र का काम करता है। फिर एक बीजा अमृत है, बीजा अमृत सीड ट्रीटमेंट जिसको कहते हैं उसके काम आता है। फिर जीवा अमृत, फिर उसमें ये होता है कि अगर कोई कीट पतंगा है तो उसमें बायो पेस्टिसाइड डाली जाती हैं। बायो पेस्टिसाइड डालेंगे और उससे जैसे नीम आधारित हैं वो डालनी पड़ेगी। नाइट्रोजन फिक्सिंग के लिए जैसे संजीव कुमारी जी ने बताया है, उसमें ढांचे का उपयोग करना पड़ेगा जिससे नाइट्रोजन मिलेगी ज़मीन में। ज़मीन का जो ताना बाना है वो इतना अव्यवस्थित हो चुका है कि वो अगर जब हम देसी खाद जो खेत की जो चीज़ें हैं वो खेत में ही नहीं अगर सड़ा गला के डालेंगे तो उसकी ज़मीन का ताना बाना बिल्कुल ही बिखर जाएगा। ऐसी अवस्था में परंपरागत कृषि जरूर है। हाँ, इसमें इसी तरह के जो प्रयोग हैं लगातार वो चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार में भी किए गए और एक बहुत बड़ा जैविक फार्म यहाँ तैयार किया गया। उसके परिणाम भी बहुत ही अच्छे हैं और शाम को लाइन लगती है, हमने देखा उसकी जो प्रोडक्शन है, उस सब्जियाँ जो होती हैं गेट पे बेची जाती हैं 4 नंबर पे, तो बहुत अच्छी उसकी परिणाम अच्छा है। इसके साथ जो आपकी जो असली मुद्दा तीसरा है हमारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, इसके बारे में आपसे जानकारी चाहेंगे। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हमारा जो मुख्यतः ये था कि हर जिले में कृषि का एक ऐसा सिस्टम खड़ा हो जिसमें सिर्फ कृषि विभाग ही नहीं, इसके अलावा हॉर्टिकल्चर, फिशरी का है, या जो हमारी रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, इफ़को है, क्रिबको है, इन सब को मिला के एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत कि जो फंड आता है कि यूनिवर्सिटी को जो फंड जाएगा वो रिसर्च के लिए जाएगा और कृषि विभाग को जो फंड जाएगा इसका वो उसको एक्सटेंशन के लिए जाएगा, और तीसरा इसको जो यंत्र हैं यंत्रों के ऊपर उसकी सब्सिडी दी जाएगी और उनका भ्रमण करवाया जाएगा और डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट लगाए जाएंगे। और जो बीज है मुख्यतः इसमें जो किसानों को सब्सिडी पे बीज मिलता है HSDC द्वारा, NSC द्वारा, वो मुख्यतः इसका कंपोनेंट है। ज़्यादा पैसा हमारा सब्सिडी में किसानों की मदद करने के लिए, जो कि किसानों की आय दोगुनी का भी एक आयाम है, तो उसमें मदद करता है। ये राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की मुख्य लक्ष्य हैं। जी, अभी बात हमने शुरुआत की थी अपनी के बीमा योजना से, और पिछले कई दिनों से हम देखते हैं अखबारों में, दूरदर्शन पर और बाकी संचार माध्यमों में, और किसानों से भी बातचीत होती है, टेलीफोन भी आते हैं कि टिड्डी का बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारे दक्षिणी हरियाणा पे, ख़ासतौर से भिवानी, महेंद्रगढ़ और इधर हुआ है। तो आप क्योंकि कृषि उपनिदेशक हैं भिवानी के, आपसे इसकी स्थिति और नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहेंगे कि क्या स्थिति आज के दिन वर्तमान में और इसका नियंत्रण कैसे संभव है टिड्डी दल का। रामफल भाई, जो टिड्डी है, टिड्डी एक बहुभक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय कीट है। ये बहुत ही बड़ा है और ये जब अकेली एकाकी अवस्था में आता है इतना ज़्यादा नुकसान नहीं करता, लेकिन जब ये ग्रुप में आता है तो ये बादल की तरह आता है और हवा के साथ इतना नुकसान करता है, जैसे जहाँ बैठ गई जिस खेत में वहाँ पे कुछ भी नहीं छोड़ता। इसका ओरिजिन, इसका उत्पादन ये आता कहाँ से है? ये आता है अफ़गानिस्तान और अफ्रीका की पहाड़ियों में। इसकी 800 से 1000 गुना इसकी ब्रीडिंग हुई है। इसने अपने आप को मल्टीप्लाई किया है, इसने अपने आप को इतना चौड़ा बना दिया है क्योंकि उसके लिए
जो समुद्र में जो तूफान आए थे, जो नमी आई थी और जो शुष्क एरिया था, वो इसके लिए बहुत ही कारगर है। इसीलिए इसको डेजर्ट लोकस्ट भी बोलते हैं। तब वहाँ से ये मूवमेंट करता है, वहाँ से मूवमेंट करके ये अफ्रीका में आता है और ईरान से होते हुए हमारे पाकिस्तान में होता हुआ और राजस्थान में एंटर करता है। राजस्थान में भी ये 2 जगह से एंटर करता है, एक तो सरसा के डबवाड़ी की तरफ से एंटर करता है, दूसरा हमारा राजस्थान की तरफ से एंटर करता है। ये पिछले फरवरी से इसकी आशंका थी, आया था ये बॉर्डर पे हमारे राजस्थान के बॉर्डर, पंजाब राजस्थान के बॉर्डर पर, और उस दौरान ये वापस चला गया। फिर उसके बाद पाकिस्तान में नुकसान पहुंचाने के बाद फिर दोबारा हमारे पास आया है। ये टिड्डी दल 8 किलोमीटर लंबा और 4 किलोमीटर चौड़ा हो सकता है, जो कि हवा के रुख के साथ जहाँ भी बैठता है उसको चट करके चला जाता है। तो ये इतना ख़तरनाक है, इसको समय पर नहीं रोका जाता तो बहुत मुश्किल है। हमारे ये एरिया है राजस्थान का लगता हुआ, लोहारू का है, बहल का है, महेंद्रगढ़ का है, इनफैक्ट हरियाणा में आया भी था, जाटूसाना के एरिया में, पलवल में भी आया था। इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है और ये कंट्रोल करना इतना आसान नहीं है। किसान भाइयों से मेरी यही आग्रह है, यही मेरा निवेदन है कि जैसे ही टिड्डी दिखे उसको उस खेत में, तुरंत उसको पीपा बजा के, थाली बजा के, ढोल बजा के और धुआं करके उसको तुरंत अपने खेत से भगाएं। हर किसान इसको भगाएगा तो हम इससे बचाव कर सकते हैं। और इसको कंट्रोल करना सिर्फ और सिर्फ 8 बजे के बाद, जब ये जिस जगह पे बैठता है वहाँ पे इसको कंट्रोल करना होता है, वहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये उस टाइम विश्राम की अवस्था में होता है। और ये सुबह अगले दिन प्रातः 8 बजे जैसे धूप निकलती है तब ये मूवमेंट करता है, और इसकी जो गति होती है और मूवमेंट होती है वो हवा के रुख के ऊपर डिपेंड करता है। तो काफ़ी नुकसानदायक है रामफल। इसमें सब्रवाल जी, आपने कहा कि रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक नियंत्रण किया जा सकता है। क्या कोई कीटनाशी दवाइयाँ ऐसी हों या फिर इसको मारना ही पड़ेगा? क्योंकि भगाना, देखिए मैंने भगा दिया अपने खेत से, अगला आपका खेत, अगला संजीव कुमारी का खेत है, तो वो तो नुकसान तो करता ही जाएगा ना पेड़ पौधों को। तो भगाने की बजाय कहीं कोई मारने का या इस तरह का कोई और उपाय नहीं है? ये बिल्कुल वाजिब बात है, क्योंकि जब इसको हम कहते हैं उड़ान मोड में, फ्लाइंग मोड में, उड़ान मोड में होता है जब ये, तब इसको स्प्रे करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि स्प्रे करेंगे हवा के रुख की तरफ करेंगे तो वो इस पे कारगर नहीं हो पाएगा। तो इसको मारना सिर्फ और सिर्फ ऐसी अवस्था में है जब ये कहीं पे विश्राम कर रहा होता है, कहीं बैठता होता है, और इसकी जो स्पीड होती है वो 10 से 12 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड होती है। इसका मतलब ये हुआ, ये हर रोज़ टिड्डी का पूरा दल, एक दल में करोड़ों टिड्डियाँ होती हैं, वो हर रोज़ 100 से 150 किलोमीटर सफ़र करती हैं। इसलिए हम लोग इस पे बिल्कुल निगरानी बनाए हुए हैं। हमारे कृषि विभाग के जो लोग हैं वो राजस्थान सरकार के साथ टच में हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टिड्डी कंट्रोल डिपार्टमेंट के उसमें टच में हैं। तो वो हम लोग उनके नियंत्रण के साथ साथ हम अपनी किसानों को आगाह भी करते हैं, और हमारी पूरी की पूरी तैयारी है 100% इसको कंट्रोल किया जा सके, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। जिला स्तर पर कमेटी बनाई गई है, रिस्पॉन्स टीम, और गांव स्तर पर कृषि विकास अधिकारी, गांव स्तर पर पंचायत का पटवारी और ग्राम सचिव, ये 3 आदमी की कमेटी है। वो नियंत्रण इस पर प्रचार प्रसार कर ये हर गांव में मुनादी हो चुकी है 2-2, 3-3 बार, और हर किसान अवेयर है इस बारे में। इसकी जो अंडा देने की स्थिति है वो भी काफ़ी खतरनाक बताई जाती है कि बहुत ज़्यादा अंडे एक मादा टिड्डी देती है। क्या उस अवस्था में भी इसको नियंत्रण करना संभव है? यस, ये बहुत बढ़िया बात है। जो मादा टिड्डी है वो संभोग के 24 घंटे में अंडा देती है, और जो ये अंडा देती है वो नमी वाला क्षेत्र हो, बालू रेत हो, उसमें 5 से 15 मिलीमीटर अंदर जाके ये अपने अंडे देती है। और एक अंडे में 60 से 80 अंडकोश होते हैं, और 60 से 80 अंडकोश है वो चावल के दाने के तरह इनके अंडे होते हैं। उसके ऊपर ये लसा पदार्थ छोड़ देती है ताकि उसको नुकसान ना पहुंचे। और उन अंडों के बाद, अंडे देने के बाद 4 हफ्ते में एक फुदका बन जाएगा, और फुदका बनने के बाद फिर वो प्रौढ़ बनेगा।
प्रौढ़ बनने के बाद ये अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर फिर एक नई बयार शुरू हो जाएगी टिड्डियों की। इसीलिए हमने उन जो पीली टिड्डी जो हैं, जो मादा टिड्डी हैं पीले रंग की हैं, उनको, वो सुस्त अवस्था में होती हैं, उनको कंट्रोल करना नितांत आवश्यक है। जहाँ पे ये बैठी हैं वहाँ के उनके अंडों को नष्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसी अवस्था में किसानों को जागरूक रहना पड़ेगा, किसानों को कृषि विभाग के साथ निरंतर संपर्क बना के रहना पड़ेगा, तब जाके हम किसानों की इस फसल की जो नुकसान होने वाला है उसको बचा सकेंगे। जी, तो इस तरह से किसान भाइयों आपने देखा कि टिड्डी से बचाव बहुत ज़रूरी है। इसमें जागरूकता, ख़ास तौर से मादा टिड्डी के अंडों पर नियंत्रण करना वो ज़्यादा आसान है। और जो बाकी की हमारी योजनाएं हैं, चाहे वो फसल बीमा, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हो, या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हो, या फिर परंपरागत कृषि विकास योजना हो, इन सब का लाभ उठाएंगे तो जो एक लक्ष्य है हमारी सरकार का, किसानों की आय को दुगनी करना, उसको बहुत जल्दी हम प्राप्त कर पाएंगे और एक अच्छा सुखद भविष्य हमारा किसानों का रहेगा। इसके साथ साथ हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको भी एक स्वस्थ और अच्छा प्रोटीन युक्त भोजन मिलेगा। इस सब जानकारी के लिए डॉक्टर प्रताप सब्रवाल जी और डॉक्टर संजीव कुमार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।